अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी ज़रा खुशियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। इट इज़ नॉट बिकॉज इट इज़ एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम को भी लग रहा है कि एंड ऑफ द ईयर चल रहा है, तो थोड़ी सी खुशियाँ दे ही दे मुल्क को और आवाम को। तो लिहाजा वी हैव बीन प्लेइंग रियली वेल। इनफैक्ट अभी हम जरा डिस्कस भी कर रहे थे इस बारे में। अपना जो बैटिंग लाइनअप है वो तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन भाई हमारे बॉलर्स ने तो कमाल ही कर दिया है। मेलबर्न टेस्ट के बोले ना, हाँ मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, मेलबर्न टेस्ट का है तीसरा रोज और पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में शाहीनों ने 16 रन पर 4 कैंगरूज का शिकार कर लिया। ये शिकार कर लिया, क्योंकि कल जब मैं कह रही थी अच्छा, वैसे कैंगरूज का शिकार करके मुझे याद आता है, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियंस बड़े शौक से खाते हैं कैंगरूज, और कैंगरू बारबेक्यू बहुत मशहूर है उनका। हाँ, अब ये तो ना कहीं जस्ट बिकॉज हमने शिकार कर लिया तो अब हम उनका बारबेक्यू भी बनाएंगे। बहुत बुरी बात है ये, हमें मुझे समझ आ गई है व्हाट अब्दुल्ला इज इम्प्लाइंग। लेकिन बॉटम लाइन ये है दैट वी आर डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड। और अच्छा, हमारा जो पहला तो नथिंग टू टॉक अबाउट, जो पहला टेस्ट हमारा था, दूसरा मेलबर्न इज सूटिंग अस, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। हाँ, लेकिन अभी भी है बरतरी जो मेज़बान टीम है उसको हासिल। शाहीन आफरीदी ने ऑल्दो ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉलिंग का जो जादू था ना वो वापस आ गया है। उन्होंने 2 शिकार किए हैं और एक्चुअली दूसरी गेंद पर उन्होंने उस्मान ख्वाजा को चलता किया था, नॉट 2 शिकार किए थे। फिर लंच से कबल मानिश लाबुशान को मैदान बदर किया, यस 2 शिकार किए हैं। मीर हमजा ने तो कंसेक्यूटिव 2 गेंदों पर 2 आउट कर दिए ना, वो तो कमाल ही हो गया। डेविड वार्नर को 6 रन पर बोल्ड किया उन्होंने और अगली गेंद पर ट्रेविस हेड जो हैं उनको डक पर ही आउट कर दिया। अच्छा, लेकिन हम और भी अच्छा बाय द वे खेलते, अगर अब्दुल्ला शफीक जो है वो कैच ना ड्रॉप करते, तो वो भी बीच में हो रहा है। और चूंकि हम और आमिर को भी एक विकेट मिल जाती है उस जमीन में। मिचेल मार्श का कैच था। पाकिस्तानी टीम जो है पहली इनिंग में 264 रन बनाकर आउट हुई थी। हमारे बल्लेबाजों की ज़्यादातर की कोई इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं सामने आई थी। बीट इमामुल हक, बीट बाबर आजम एंड अ फ्यू। शान मसूद ने अपनी 50 की थी, हाफ सेंचुरी उन्होंने की थी। रिजवान ने भी कोई मेरा ख्याल है 40 प्लस समथिंग 40 समथिंग किया था। वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेस्ट मैच जहां पे सेंचुरी लगाना, 150 लगाना, 200 लगाना भी, यू नो, वो दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड परफॉर्मेंस। अच्छा, लेकिन हमारे बॉलर्स कर रहे हैं ना कवर अप, तो फिर लिहाजा लेट अस गिव देम। अच्छा जी, 4 आउट कैसे हुए? इन केस यू हैव मिस्ड इट, वी नो दैट इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग और जरा टाइम डिफरेंस भी चल रहा है, सो हम आपको 4 विकेटें जो अब तक हमने दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों की हासिल की हैं वो आप ज़रा देख लीजिए। शाहीन आफरीदी ने दूसरी ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को वापस भेजा। फिर लंच से कबल उन्होंने लबुशान को मैदान बदर किया, यानी कि 2 विकेटें ली हैं शाहीन ने, और मीर हमजा ने भी कंसेक्यूटिव 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ियों को वापस भेजा है। वन वॉज डेविड वार्नर जिनको 6 रन पर बोल्ड किया और अगली ही गेंद पर ट्रेविस हेड को 0 पर आउट किया। सो वंडरफुल मीर हमजा एंड शाहीन आफरीदी, जिनकी जो जरा ऑफ कलर नजर आ रहे थे, तो उन्होंने quite a few matches and since the last tournament as well. ये oh, there you go. ड्रॉप कैच जो था ना, मिचेल मार्श का ये आसान कैच था वैसे, बहुत ज्यादा जो ड्रॉप हो गया। अब्दुल्ला शफीक was the one who was supposed to get it and आमिर जमाल गेंद करा रहे थे। बाय द वे 46 पे ड्रॉप हुआ था, अगर 46 पे ये 5वां आउट हो जाता तो सिनेरियो काफी चेंज भी हो सकता। कमाल नहीं हो जाता फिर तो, बहुत ज्यादा कमाल हो जाता, लेकिन चूंकि नहीं हुआ तो हम नहीं बात करेंगे इस बारे में। 4 विकेटें गिरी हैं ना, वो भी तो गिरी हैं। सो कैचेस मैच में ही ड्रॉप होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कैचेस विन द मैचेस एंड व्हेन देयर इज नो कैच देन नहीं, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम अच्छा सो फार सो गुड कर रहे हैं। अब्दुल्ला, यू नो कि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मंडे को हम मिलेंगे तो ये मैच हमारे व्यूअर्स से, साथ साथ एक नया साल भी चढ़ चुका होगा, तो मैंने कहा मैं याद दिलाती चलूं। नया साल का पहला दिन होगा। सिकंदर हमारे साथ हैं। सिकू, व्हाट डू यू थिंक? माशाल्लाह, वो जो ऑफ कलर हमारी बॉलिंग नजर आ रही थी, लाइन और लेंथ का फुकतान था, वो आपको सूरत हाल बेहतर हुई नजर आई? बॉलिंग अच्छी जगह पे करनी चाहिए जो आज उन्होंने की है, कि अब उसका पिछले मैच में आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि 50 जो हमारे हमने लीड लिए दी है उनको 54 रन की, हमारे जो एक्स्ट्रा थे वो 52 हैं, जिसमें से 20 22 थे और 15 जो है वाइट बॉलें थी। तो आप मुझे बताइए कि बाय जो थे उस बेचारे रिजवान के कोई कसूर नहीं था, वो पता नहीं कहाँ कहाँ गेंदें फेंकी हमने, तो
वो वाली जो गेंदें थी ना आज नहीं की हैं, इन्होंने आज विद इन द स्टंप्स की हैं, बहुत अच्छी गेंदें की हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैच हमें जीतना चाहिए हर हाल में। अब यहाँ से कोई गड़बड़ हो जाए तो नहीं, यहाँ वैसे क्या आइडियल सिनेरियो बने कि मैच हमारे हाथ में ही रहे? वैसे एक गड़बड़ सिकंदर सॉरी टू से वो हो गई जो कैच ड्रॉप हुआ है अब्दुल्ला वो शफीक तो का। हो गया, मगर मुझे तो सेकंड स्लिप वाले पे भी गुस्सा है कि देखें वो खड़ा पता नहीं क्या सोच रहा था, गेंद उसके हाथ से स्लिप होकर सलमान अली आगा है शायद, वो उसके पास गई थी, वो भी पकड़ सकता था मगर उसने नहीं पकड़ा। खैर एनीवे, अभी जो है हमें एक और विकेट ले लेनी चाहिए, 1-2 विकेट लेनी चाहिए। आज का खेल खत्म होने से पहले हम इनको ऑल आउट कर सकते हैं। अगर हमने ये कर दिया तो ये मैच तो फिर 100% हमारे हाथ में है। यानी कि आज हमें इनको ऑल आउट करना है तो फिर वी हैव रियली गुड चांसेस टू विन दिस मैच। आपको क्या लग रहा है, हमारी ये हमने सोच विचार के बाद, परफॉर्मेंस पे गौर करने के बाद हमारी बॉलिंग बेहतर हो रही है या हम कंडीशंस से नॉर्मलाइज हो रहे हैं एंड वी आर बीइंग क्लाइमेटाइज्ड एज वेल एज इन हमारे लड़के जो हैं? व्हाट इज बेसिकली वर्किंग आउट फॉर अस नाउ? सबसे पहले तो हमें आज अपने उन बैट्समैनों का जिक्र करना चाहिए कि जिन्होंने हमें नीचे से रन बना के दिए। हमारी 5 विकेटें गिर गई थी 151 पे जी। 5 लड़के हमारे मेन बैट्समैन आउट हो गए थे, बाकी 5 लड़कों ने 113 रन ऐड किए हैं, जिसके अंदर रिजवान भी है, जिसमें आमिर जमाल नॉट आउट रहे 33 पे, और शाहीन ने 20 रन किए, 21 रन किए शाहीन ने 21 किए, उसने 30 आउट किए हैं। तो इनकी सबसे पहले तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त वहां पे रुककर सपोर्ट दी है। हाँ, बहुत जबरदस्त सपोर्ट किए। और थोड़ा सा रह गया था, मतलब मार्जिन 50 रन का, जब वो उसके बाद हमारी बॉलिंग जो मैं एक्चुअली बात कर रहा था कि देखिए स्विंग तो हम पहले दिन भी कर रहे थे मगर सही एरियाज में हम नहीं पिच कर रहे थे। सही एरिया में पिच करते शाहीन जो था उसने कोई 4 तो लंबी वाइडिंग कर दी थी जिसपे चौके चले गए थे, तो वो चीज आज बेहतर हो गई। तो हो सकता है कि जो इनका जो कोच है उन्होंने उसको बैठ के समझाया होगा, उनको बोला होगा कभी ज्यादा जोर लगाने के बजाय जस्ट बॉल विद इन द लाइन रिदम, गेंद चल रही है, घूम रही है, हम उसको कहते हैं कि गेंद घूमना शुरू हो गया, तो आपको विकेट मिल जाएंगे। एग्जैक्टली वही हो गया, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि सिनेरियो क्रिएट हो गया पाकिस्तान टू विन दिस मैच। ऑस्ट्रेलियन जो पिचेस हैं या फिर ऑस्ट्रेलियन जो ग्राउंड्स हैं वो हैं भी तो ट्रिकी, आपको पता है, सिकू आप भी ये कहते रहे हैं। सो मे बी इट टुक ट्रिकी हैं, इट टेक्स टाइम, सो मे बी इट टुक टाइम फॉर आवर बॉयज टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस एंड यू नो उसमें फिर उनका रिदम आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि वापस आ गया। नाउ दे हैव गॉट द ट्रिक कि भाई हम क्या करेंगे तो यहाँ क्या रिजल्ट आएगा। देखो अब्दुल्ला, मैं पहले भी कहा था कि अब लड़के ज्यादा जो है बिजी हो गए T20 T10 वगैरह में, तो वो वाले जो टूर्स होते थे, हमारा जो टूर होता था उसमें कम से कम हमें 3 मैच तो 4 रोजा फ्रेंडली मैच मिलते थे। आप जाके क्लाइमेटाइज हो जाएं, उसके बाद फिर एक टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच, फिर एक मैच, तो वो चीजें अब खत्म हो गई। अब आप देखें जाते हैं तो टेस्ट मैच एक मैच खेलते हैं कैमरा में, उसके बाद वो टेस्ट शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद उनको मौका ही नहीं मिलता कि अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आजकल की टीम के लिए, मगर इसलिए कि लोग बहुत ज्यादा दूसरे शॉर्टर फॉर्मेट खेल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो। अच्छा सिकंदर, आप कह रहे हैं वी आर ऑब्वियसली होपिंग कि आज जो है हम ये जीत जाएं, उसके लिए हमें अपनी पेस भी ज़रा तेज़ करनी होगी, इन द सेंस जिस तरह कल हमने शान मसूद को देखा था, मतलब वो काफ़ी एग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले उनकी थी। तो हाउ अबाउट हम फास्ट बॉलर्स को 4-4 ओवर्स करवाएं, मतलब ये वुड दैट हैव एन इम्पैक्ट एंड अ बेटर पॉजिटिव इफेक्ट? देखो आपने 2 सवाल किए हैं। जो शान मसूद की आप बात करें, कल शान मसूद को वो शॉट नहीं मारना चाहिए था। आप देखें क्रिकेट खेली जाती है सिचुएशन के हिसाब से। आप लोग बार बार ये लोग कह रहे थे कि हमने तेज नहीं खेला, उन्होंने जो है 4 रन की एवरेज से खेले, हम 2 रन की एवरेज से खेले। देखें सिचुएशन के हिसाब से जब आपको मैच बचाना हो, मैच बनाना हो, तो आप उस सिचुएशन में घुस जाएं। यानी कि शान मसूद को कोई तुक नहीं बनता था, मैं तो उसको ब्लेम करूंगा कि उसने गलत शॉट मारा जिसकी वजह से वो 50 पे खेल रहे थे, उन्होंने निकल के मारा और वो आउट हो गए। अब आप बात कर रहे हैं कि बॉलर्स की, तो बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी एक चीज होती है। जो कप्तान होता है बॉलर्स को प्रिजर्व करता है, 4-4 ओवर्स के स्पेल्स देता है, इसलिए उसके पास 4 बॉलर हैं, स्पिनर नहीं है उसके पास, तो वो 4 बॉलर्स को 4-4 5-5 ओवर के स्पेल से उनको कराता रहे, जो स्ट्राइक करे उसको ज्यादा दे दे। ये तो उसकी थ्योरी होनी चाहिए। अच्छा, पिच का बिहेवियर, हाँ। अच्छा सिकू, यू हैव बीन यू नो वाचिंग द मैच बॉल टू बॉल,
unlike a lot of people who are watching this segment right now, पिच का बिहेवियर पहली इनिंग में हमने देखा था कि हमें स्पिनर्स ने ब्रेक थ्रू दिया। इस मर्तबा सेकंड इनिंग में आपको पिच का बिहेवियर डिफरेंट नजर आ रहा है? नहीं, गेंद हिल, देखिए पहले दिन भी गेंद हिल रहा था, अभी भी गेंद हिल रहा है। मतलब हिलने से मुराद स्विंग हो रहा है या सीम हो रहा है, उस वक्त पिच के अंदर जान है और उसमें हो रहा है, तो विच इज अ गुड साइन। अब जो हमें ब्रेक थ्रू मिला था स्पिनर से, वो एंड ऑफ द डे बिफोर द लंच मिला था। अभी हम जब टी ब्रेक होगा उससे पहले इसको चाहिए सलमान आगा से कराने 2-3 ओवर। यू नेवर नो कि वो फिर से ब्रेक दे दे आपको। तो ये जो इस किस्म के बॉलर्स होते हैं, हमारे दौर में वसीम राजा मरहूम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वसीम राजा से जो कप्तान था मुश्ताक मोहम्मद, वो उनसे कराया करते थे लंच से पहले, टी से पहले, एंड ऑफ द डे। तो ये इस किस्म के बॉलर्स होते हैं। So ये जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं हमारे, सऊद भी हैं, सलमान भी आप कह रहे हैं, साउथ से तो गेंद ही नहीं कराई उन्होंने। सो उनको यूटिलाइज किया जा सकता है ना फिर इस मौके पे? नहीं, मगर उसको मैच में करा के देख लेना चाहिए ना। मगर अभी टी से पहले इन्हें चाहिए कि सलमान से जरूर बॉल कराएं। सलमान से जरूर करा लें। कैसे पैगाम पहुंचाएं हम? मेरा ख्याल है कि इतना पॉजिटिव जो खेलना शुरू हो गए हैं ना, टच वुड अगेन, वो पैगाम पहुंच ही रहे होंगे कोई ना कोई। तो ये कॉन्वर्सेशन सिकंदर की पहुंची हुई। सिकंदर, व्हाट स्कोर आर यू लुकिंग एट बाय द वे? भाई हमें बस देखें 250 से ज्यादा का टारगेट नहीं मिलना चाहिए। अभी मैं देख नहीं रहा उसकी तरफ, टीवी की तरफ। इस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है? कितना इसमें हमें 150 130 है? हमारे इर्द गिर्द भी एक्चुअली नहीं लगा हुआ, सो वी कैन नॉट गिव यू 135 का है टारगेट इस वक्त। ठीक है, हम वी आर ट्रेनिंग, तो या उनकी लीड हो गई है, नॉट ट्रेनिंग बट उनकी लीड हो गई है 135 की। तो इससे 250 से ज्यादा नहीं हो, बस 250 के अंदर हो इंशाल्लाह। वी हैव अ वेरी गुड चांस। और अल्लाह करे फिर हम भी दूसरी इनिंग में चल जाएं और बाबर आजम जिनका ये साल अच्छा नहीं रहा है, particularly as far as Test cricket is concerned, अल्लाह नोट पे खत्म करें। we just hope and wish for him to do well and play a great inning. देखिए बाबर की पिछले साल आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, उसका जो हाईएस्ट स्कोर था 39 था। ऑल टुगेदर उसने जो है बाबर ने इतने मतलब कंप्लीटली उसके जो ये इसका 5वां मैच है टेस्ट मैच, तो 10 इनिंग्स हुई हैं, तो उसने इतने रन नहीं किए, 170 समथिंग उसके ऑल टुगेदर रन है। तो उसके लिए ये मौका है अच्छा कि ये साल का फिनिश जो है वो एक अच्छे बड़े स्कोर से कर दे। एक 60-70 भी लगाता है तो विच इज विल बी अ वेरी गुड स्कोर, जिससे पाकिस्तान जीत जाएगा। मगर वही है टारगेट 250 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वैसे थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं हम सिकंदर, हम बाबर के लिए कह रहे हैं कि ही शुड एंड द ईयर ऑन अ हाई नोट एंड ऑल दैट। यकीनन वो भी यही चाहते होंगे, यकीनन उनको भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि द क्रिटिसिज्म दैट इज कमिंग हिज वे, व्हाट इज हैपनिंग देयर, वो क्यों नहीं कर पा रहे जिस बाबर से हम यूज्ड टू हैं? I think it happens to every great player. No, exactly, that's the saying. लेकिन in a technical way सिकंदर, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं क्या है जो मिस कर रहे हैं अभी? There's a missing link there. देखो जो मैं बात कर रहा था, मेरे पास शीट आ गई है कि 177 उन्होंने रन किए। देखिए उनके साथ जो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे अभी अब्दुल्ला ने बोला कि मैंने इंजमामुल हक को देखा था कि एक वक्त में जब मैं टीम के साथ था कि वो रो पड़े थे कि एक छोटा सा बॉलर आया और उसने उनको, हॉलैंड का बॉलर था, उसने उनको आउट कर दिया था, तो वो उनके आंखों में आंसू आ गए यार कि मैं क्या करूं। तो यही सिचुएशन मुझे बाबर की नजर आ रही है। उनके जो बैट एंड पैड का गैप है वो थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है और वो थोड़े फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उनको It is all in the mind, to be honest. जिस दिन उन्होंने प्रेशर छोड़ दिया ना, when he stops thinking about it, तो maybe he will perform. How will he stop thinking about it? हम जैसे लोग बैठे हुए हैं ना प्रेशर डालने के लिए, तो फिर उनको भी फीडबैक पहुंच ही रही होगी ये सारी। What do you think? What do you say, सिकू? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जैसे हमारी बातें भी उनको पहुंच जाती हैं, घर वाले भी कहते हैं, टीम कहते हैं, वो खुद पर्सनली यार बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी रैंकिंग देखें दुनिया में हर जगह है, पूरी दुनिया उसको मानती है, सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना जलवा दिखाए। इसलिए कि उसकी बैटिंग बड़ी जबरदस्त होती है जब वो इन्फॉर्म होता है। पिछली दफा उसने 100 भी किए हुए, तो वी ऑल वेटिंग फॉर हिम कि वो अपने टाइमिंग, तो हो सकता है कि वो अगली दफा इस इनिंग के अंदर वो एग्रेसिव खेले, अटैक करे, रादर देन वेटिंग फॉर द बॉल, वो खुद बॉलर पे अटैक करना शुरू करे। हो सकता है उस वो जो बैट पैच है उसमें से निकल जाए वो।
So we have to wait and see वो किस तरह We have to wait and see, and you know, we अच्छा। also wish him best of luck, and we all pray for him as well. एंड ऑल्सो फॉर दिस So, yeah. मैच हमारे बैटर्स रियली नीड इंशाल्लाह। टू, जिसको कहते हैं ना, अब्दुल्ला, जैसे अभी मैं ये कह रहा था ना कि हमारे पास कुछ फ्रेंडली मैचेस और हैं ही नहीं। हाँ जी। अदरवाइज ये होता कि कोई और इस मैच के दरमियान कोई फ्रेंडली मैच होता तो उसको कहते भाई तू ओपन कर, जा खेल, खुलकर खेल ताकि रिदम में आ जाओ, तो वो भी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। चलें, let's wait for it then. Let's wait for him to get back in form, and let's wait कि हमारे बॉलर्स जो हैं कब पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को दूसरी इनिंग में नहीं, ऑल आउट करते हैं। देखिए आज हमारे वैसे बैटर्स कर दें तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि हमारे बॉलर्स जो हैं उन्होंने वो तो काम They've कर done ही well. रहे हैं, दे हैव डन वेल, तो जहाँ क्रेडिट बनता है हम दे रहे हैं। द बैटर्स नीड टू डू अ बेटर जॉब, Yeah. बैटर्स Level up their game. बेटर जॉब। अच्छा, आप भी अपने इर्द-गिर्द ज़ाहिर है दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करते होंगे और मुख्तलिफ सोशली जिन लोगों को आप जानते हैं। आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड अ फ्यू डेज अगो, और आपस में वैसे एक डिस्कशन निकल पड़ी कि भाई ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है ना, ये बहुत सीरियस हो गया है और बहुत फैलता जा रहा है मामला पाकिस्तान में, और यही हमारे फिर फैक्ट्स भी बता रहे हैं। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद एक ऐसा इफरीत बन गया है जो माशरे को लिटरली अंदर से खाता जा रहा है। ख़ासतौर पर ख़वातीन, बच्चियाँ और बच्चे घरेलू तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। तशनीशनाक बात यह है कि घरेलू तशद्दुद की रोकथाम की हुकूमती कोशिशें कोई मौसर नतीजा नहीं दे रही हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि कोई हुकूमती कोशिशें हैं भी इसमें, आपको वैसे बताते नहीं है। हैं, बिल्कुल देयर इज अ होल सर्वे, एक पूरी रिसर्च हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट हम सबके खिलाफ एक चार्ज शीट है। आप ये समझ लें, एशियन बैंक के डेटा के मुताबिक पंजाब और सिंध में किए गए हालिया सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि जिस्मानी तशद्दुद के ख़तरात जो हैं 40%, और शौहर की तरफ से बीवी पर तशद्दुद का ख़तरा जो है वो कोई 46% जो है वो बढ़ गया है। अंदाज़ा करें ये फिगर्स, 40% जो कि एक्चुअल वायलेंस और 46% एक थ्रेटनिंग बिहेवियर जो होता है। शौहर के हाथों बीवी पर तशद्दुद के वाक़यात सबसे ज़्यादा हैं, जबकि बच्चे भी वालिदैन के तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद को एक खामोश वबाई मर्ज कहा जा रहा है, जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं एक साइलेंट पेंडेमिक है। कोई ये जो बात आप कर रहे footage होते देख हैं, नहीं बात कर रहे होते हैं, ये लेकिन एक हो रहा है। बेटा अपने बाप को मार रहा है। सो या तो माँ बाप में से कोई बच्चों को मार रहे हैं, या फिर बच्चे बूढ़े वालिदैन को कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और Look फिर at how he's like ये मैं पहले भी हमने ये footage देखी हुई है। बीवी को तो चपेड़ लगाना कोई बात ही नहीं रही, लिटरली। ये कहानियां हैं जो आपको भी पता है, हमें भी पता और है। फिर ये याद है बहू को मार रहा था, ये वाला किस्सा जिसपे हमने फिर बच्चे आके अपनी माँ को बचाने के लिए आगे हाँ थे। जी, ये और वाला फिर मामला। जब एक केस इस पे खुद एक केस उठाया गया तो बहू ने माफ कर दिया, और उसने कहा कि तो ये मैं माफ कहता हूं करने कि वाला कल्चर भी ना कितना कोई गैरत से आरी वो शौहर है जिसका बाप या जिसके भाई जो हैं वो उसकी बीवी को मार रहे हैं और वो बैठा हुआ है। बॉटम लाइन डूब ये है कि ये जाने का फिजिकल मकाम है उसके वायलेंस लिए जो तो वैसे। है वो किसी भी वजह से एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट जिसको कहते हैं ना, कि तो फिजिकल वायलेंस पे हम लोग तुल जाते हैं, और हमारी रिपोर्ट्स भी हमें यही बता रही हैं। सो ये सारा मामला है, और ये मामला इतना आसान नहीं है कि बस माशरे का इफरीत है। फैटफ समेत दीगर आलमी तंजीमों मुआहिदों में पाकिस्तान घरेलू तशद्दुद ख़त्म या कम करने का पाबंद है। सो इट हैज़ implications as well. It is not just कि हाँ जी होना चाहिए। Not those implications are deterring anybody from doing what they have to do, because आप फिगर्स हम बता ही रहे हैं, 40-46% हर चीज़ ऊपर जा रही है, तो आप समझ महनाज लें। रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया और फाउंडेशन से रेजिडेंट डायरेक्टर हैं। महनाज साहिबा, फैक्ट्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स और डेकेड्स लेट्स से, आपको लगा है कि अब लोग इसके बारे में बात ज़्यादा करते हैं, या औरतें ज़्यादा वोकल हैं, या केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, या फिर पहले भी यही होता था, अभी भी यही हो रहा है? या तशद्दुद ही बढ़ गया है, घरेलू तशद्दुद? एक्चुअली बात भी ज्यादा करते हैं और तशद्दुद भी बढ़ा है। अच्छा, अब देखिए तशद्दुद की भी बहुत सी किस्में हैं, यानी सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होता। अगर हम शहरों के रेफरेंस से बात करें तो वहाँ मेंटल वायलेंस, इमोशनल एब्यूज, और एक नया टर्म अब हम लोग इस्तेमाल करना शुरू में, जो कि बहुत हकीकी टर्म है, जो कि शुरू से इस्तेमाल होनी चाहिए थी, वो है माशी तशद्दुद। क्योंकि आमतौर पर घरों में जो माशी कंट्रोल होता है, कफालत की जिम्मेदारी मर्द पे होती है, तो वो औरत को दबा के रखता है और उसकी जायज़ ज़रूरियात की डिमांड पर भी उस पर तशद्दुद करता है। इसी तरह क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, तो वहाँ जो घर के बड़े होते हैं वो समझते हैं कि हम इनको खाना खिला रहे हैं, हम इनको कपड़ा पहना रहे हैं,
तो अब हमें हक है कि हमको मारें पीटें जो कुछ भी करें। तो मेरे ख्याल से देखिए इसकी एक वजह तो ये कि दुनिया भर में माशी बहरान आया। अब आप पाकिस्तान में देख लें चीजों की कीमतों में जितना इजाफा हो रहा है, अब जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें एक महदूद बजट में घर चलाना होता है। अब जाहिर है घर से डिमांड आती कि ये राशन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो वो क्योंकि पूरा नहीं कर पाते तो वो तशद्दुद पे उतर आते। तो मैं तो सबसे ज्यादा इसमें जो जिम्मेदार करार देती हूँ वो गुर्बत और माशी बहरान को, जो कि दुनिया भर में आया हुआ है। पाकिस्तान में खासतौर पे हम देख रहे हैं आए रोज। अच्छा देखिए, जब पेट्रोल महंगा होता है ना तो हर चीज की कीमत महंगी हो जाती है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो हमारे ताजिर इतने लालची है और इतने मतलब ये लोग कोई चीज सस्ती नहीं करते। ये मिडिल क्लास घरानों का, ये गरीब घरानों का बिल्कुल नहीं सोचते कि वो लोग कितनी मुश्किल में है, और उनकी वजह इसी महंगाई और इसी गुर्बत और बदहाली की वजह से। अच्छा मेनाज साहब, बिल्कुल आपने ये कुछ चीज़ें आप जो पॉइंट आउट कर रही हैं दे आर राइट, लेकिन हमने जो एग्जाम्पल सामने दिखाए हैं उसमें जवान बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं, दादा जो है वो अपने पोते पोतियों को, अपनी बहू को मार रहा है। मतलब बड़ी लॉपसाइडेड किस्म की चीज़ें, ये माशरती नफ्सियाती रीजनिंग भी है इसके पीछे। इट कैन नॉट बी ओनली जी, इट कैन नॉट बी ओनली इकोनॉमिकल। जागीरदारी जहनियत तो हमारी है ना। अगर हम शहरों में भी आ जाते हैं, पढ़ लिख के जाते हैं, तो पीछे माइंडसेट जो है मर्दों का वो पैट्रियार्कल पिदरसरी जो माशरे का माइंडसेट है, जो जागीरदारी जहनियत है हमारी। यानी एक गरीब मजदूर भी अपने घर में वो जागीरदारी जहनियत ही के साथ रह रहा होता है, यानी वो अपने बीवी बच्चों के साथ वो मज़ारों कमियों वाला सलूक कर रहा होता है। तो असल चीज तो ये हमारे एटीट्यूड, हमारी जहनियत, हमारे माइंडसेट को बदलना है। और जो प्रैक्टिकल रियलिटी है वो ये है कि माशी बहरान में हम आए में हमें लोगों के लिए रोजगार के, देखिए डाउन साइजिंग कितनी हो रही है, हर अदारे में हो रही है। तो आपके ख्याल में बेरोजगार शख्स जब घर जाता होगा तो वो कोई नॉर्मल रहता होगा, जाहिर है कि वो उसके घर में झगड़े होते होंगे। लेकिन मेनाज साहब सवाल ये है, और इससे ये टॉपिक इट्स वेरी क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट एक चीज है। फिर हम ये बात करना चाहते हैं कि हम दूर दराज गाँवों की, देहातों की क्या बात करें, हम एफ्लुएंट लोग, रिच पीपल जिनके बारे में हम सारा सोच भी नहीं इनाम का सकते। केस हमारे सामने, जाहिर जाफर वाला केस हमारे सामने है, जहां जान से मार दिया लड़कियों हमारी को। प्रॉबेबली मेनाज साहिबा आप हमें बता सकती हैं, आप लोगों की रिसर्च भी होती है, एलीट में भी ये उसी तरह सरायत किया हुआ है नासूर, जिस तरह गरीब की हम बात कर रहे हैं। दैट वी कैन गेट अवे विद इट। एक जब ये श्योरिटी दिमाग में आ जाती है कि मैं लगा दूं 2-4 और कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, ये है हमारा प्रॉब्लम शायद। देखिए ये तबकाती मसला है, ये जो भी आपने बात की ना, ये जो आपने मिसालें दी खुशहाल घरानों की, तो खुशहाल घरानों में सिर्फ औरत पे तशद्दुद का मसला नहीं, वो हर चीज से उन्हें पता है हम कुछ भी कर लें हम इससे बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ कानून खरीदा जाता है, यहाँ अदालतें खरीदी जाती हैं, जजेस खरीदे जाते हैं। तो ये औरतों को जाहिर सिर्फ औरतें किस गिनती में, उन्हें पता है वो पाकिस्तान में कुछ भी करें वो बच जाएंगे, वो वकील खरीद लेंगे, वो जजेस खरीद लेंगे, वो पूरी अदालतें खरीद लेंगे। तो ये तबकाती मसला है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये जो हमारा औरतों का मसला, ये तबकाती मसले से भी जुड़ा हुआ है। इसे सिर्फ हम पिदरसरी और ये मिसोजिनी के हवाले से ना देखें, हम इसे तबकाती हवाले से भी देखें, क्योंकि जो तबकाती माशरा है उसमें जो भी ताकतवर तबका होता है वो गरीब पे जुल्म करता है। वो वल्नरेबल तबका, औरत वल्नरेबल है, इसलिए चाहे वो अमीर हो या अच्छा मेनाज साहिबा, चले इन केसेस में तो सारा इनाम वाले केसेस में जाहिर जाफर वाले में सजाएं भी हो रही हैं, लेकिन हम एक एफ्लुएंट या एलीट की जो बात कर रहे हैं उनमें भी तशद्दुद का जो इफरीत है ये बहुत बुरी तरह सरायत कर चुका है। वो औरतें भी कमज़ोर नहीं हैं, दे कम फ्रॉम गुड फैमिलीज, पढ़ी लिखी होती हैं, एट टाइम्स इंडिपेंडेंट होती हैं, मियाँ से मार खा रही होती हैं और खा रही होती हैं वो, उनका भी एक कंडीशनिंग है। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, मैं आपको एक केस बताऊं, बिल्कुल इसी फैमिली का, इसी तबके का एक हमारे पास केस आया। वो इंडिपेंडेंट भी थी, वो अपना ब्यूटी पार्लर चला रही थी, लेकिन क्या हुआ उसकी पसलियां तोड़ दी थी उसके मियां ने मार मार के, बहुत अमीर घराना। तो उसने जब वो हमारे पास आई और वो सामने आना चाहती थी, वो उसे सजा दिलवाना चाहती थी, तो उसको भाइयों ने, सगे भाइयों ने उन पे प्रेशर डाला कि तुम क्यों चली गई औरत फाउंडेशन के पास, तुम हमें बदनाम करोगी, पूरे पाकिस्तान में हम बदनाम हो जाएंगे। यकीन करें उसके सगे भाइयों ने उसे खामोश करके बिठा दिया, उसने हमारी मदद लेने से इनकार कर दिया। तो ये प्रेशर जो है ना, ये जो नाम नहाद इज्जत और नाम नहाद ये सारे ऑनर्स के मसले, इससे औरत ज्यादा पिसती है। अच्छा मेरा साहब टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिश्ड होते माशरे में उन्हें अपनी इज्जत भी ज्यादा प्यारी नहीं, तो होती है ना? ये प्रॉब्लम सारी शायद लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे मुल्क में ये इज्जत का ही मसला, मतलब ऑनर किलिंग ले ले आप, रिपोर्ट ना करना क्योंकि इज्जत पामाल हो जाएगी,
सोल्यूशन क्या आप देंगी कि लिटरली देखिए, सारों के नाम दिमाग में नहाद- धो तो नहीं जा सकते ना दिमाग निकाल के कि हम इनको दोबारा से नया देखिए, कर दें। बिल्कुल, ये उस वक्त जाएंगे जब हम माने कि हर कोई बराबर का इंसान है। अगर हम औरत को बराबर का इंसान माने, उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के उसे अपनी इज्जत का मसला ना बनाए, बल्कि वो भी बराबर की इंसान है, उसे भी इज्जत और डिग्निटी से जीने का उतना ही हक है। लेकिन इसका एक ही हल है कि औरत और मर्द और जितने भी वल्नरेबल तबकात हैं उन्हें हम मुसावी इंसान ट्रीट करें, उनसे इंसानियत का जो सलूक होता है, जो हमारी इंसानी वैल्यूज है, उनके मुताबिक सलूक करें, तभी ये मसला हल होगा कि औरत के हकूक इंसानी हकूक है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे, ये मसला हल नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका महनाज रहमान साहिबा। और फिर औरत का औरत पे तशद्दुद भी ज़रूरी नहीं है कि वो जिस्मानी है, वो जहनी होता है। हम मतलब वॉलेटाइल हो गए हैं। You know, हम a हो few गए हैं months volatile। ago, I was listening to a story of a friend जिसके mother and father-in-law उसको उसके घर नहीं जाने देते। हाँ, ये बड़ा कॉमन है। उसके ये जो भाइयों महनाज से साहिबा मिलने ने नहीं एक देते। बात की है ना, जो और अगर उसने solution- उसके घर जाना होता है या कहीं भाई के घर चली जाए या माँ बाप के घर जाना चाहे तो लिटरली सफ़े मातम का माहौल होता है घर में। ये भी हम सुनते रहते हैं, कितना रेयर है कि हम ये सुने कि एक शौहर ने अपनी बीवी को मारा हो और उसने वापस उसको मारा हो, बीवी ने शौहर को वापस मारा हो। ये रेयर चीज़ है, इसको हम प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट ये बात ज़रूर कर रहे हैं, हम बहुत वॉलेटाइल एक नेशन बन चुके हैं, बर्दाश्त बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। और एक आदमी को जो एक बर्तरी मतलब कि एक अज़ल से हासिल है, वो बिल्कुल उसको हम फ़रोग़ देते जा रहे हैं, हम उसको बरकरार रख रहे हैं। चलिए अभी हमें आप अपनी राय हमें आज पाकिस्तान टीवी ट्विटर हैंडल है हमारा, एक्स हैंडल है हमारा, उस पर दे सकते हैं जी। कराची में आग लगने का रोज़ वाक़यात में बड़ा जानी और माली नुकसान हो चुका और लग नहीं रहा कि सिलसिला कहीं थमेगा। सदर की मोबाइल मार्केट में आते 30 से 10 दुकानें मुकम्मल जल गईं, 100 से ज़ायद मुतासिर हुई, दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हुआ। दुनिया के 5वें बड़े शहर में आग बुझाने का निज़ाम आलमी मयार के 10% से भी कम है। ना फायर टेंडर्स पूरे हैं, ना ड्राइवर हैं। शहर में आग बुझाने का निज़ाम बस अल्लाह तवक्कल चल रहा है। वफाकी हुकूमत ने 1 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से 50 फायर टेंडर्स मंगवाए, मगर हाल ये है कि गाड़ी मौजूद भी होती है तो ड्राइवर नहीं मिलता। ये क्या है? अब ये देखें ना, जब जहाँ कोशिशें हो भी रही हों तो वहाँ भी आगे इस किस्म के इश्यूज हो जाते हैं। Why don't we learn from other countries? को इतनी ज़्यादा हमारे मुआहदे वगैरह होते हैं to how deal with it and then stick to it, लेकिन हम ऐसा आज कर भी नहीं बाय रहे। द वे 160 फायर टेंडर्स के ड्राइवर्स की आसामियां खाली पड़ी हैं। और फिर हम कहते हैं जी हमारे पास नौकरियां नहीं है, सुलेमान सादत हमारे साथ मौजूद हैं। ये है ना वो नौकरियां कर हमारे लें। साथ ही सुलेमान, ज़ाहिर है आग लगने के जितने वाक़यात हो रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ कंट्रोल हो रहा है या हो पाएगा। क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं सिस्टम में ख़राबी की? अफसोस की बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में या बिलखुसूस अगर कराची की हम बात करें तो यहाँ पर फायर लॉज तो मौजूद हैं, लेकिन कानून पर अमल दरामद होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। हाल ही में जितनी भी आग लगी हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वहाँ पर हमने देखा कि शॉर्ट सर्किट जो है वो उसकी बुनियाद बताई जाती है। और शॉर्ट सर्किट की आग कोई ऐसी आग नहीं होती है कि जो पहले से तीसरे दर्जे पर पहुँच जाए अगर उस पर बरवक्त काबू पा लिया जाए। लेकिन बरवक्त काबू यूँ नहीं पाया जाता कि ना तो वहाँ पर ट्रेंड अमला मौजूद होता है, ना वहाँ पर आग बुझाने का जो है वो सामान मौजूद होता है। और ये जो जितनी भी हाल ही में वाक़यात रोनुमा, उसके बाद एक फायर सेफ्टी ऑडिट का फैसला किया गया मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बाद। और पहली जो शाहरा थी अहम तरीन आई चुंदरीगढ़ रोड, वहाँ पर जब वो फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया 45 बिल्डिंगों का, तो उसमें 77% बिल्डिंगें ऐसी थी जहाँ पर सिरे से ही सामान या आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। और जो 45 की 45 बिल्डिंग्स थी वहाँ पर जो है वो माहिर फायर फाइटर्स मौजूद नहीं थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि शहर की अहम तरीन शाहरा और वॉल स्ट्रीट जो है कि जिससे इसे तशबीह दी जाती है, वहाँ पर जो 45 अहम इमारतें हैं जिसमें मल्टी नेशनल्स हैं, बैंक्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, वहाँ की हालत है। तो आप शहर की दीगर शाहराओं का अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर आग बुझाने के आलात और वहाँ पर फायर सेफ्टी की क्या सूरत हाल होगी। शहर कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, बुलंद बाला इमारतें बनाई जा रही हैं। सुलेमान, अगर तो ये हमारा हाल है जो आलमी मेयार से तो हम बहुत दूर हैं, तो अब ये किस तरह ठीक होगा? सवाल तो यही बनता है कि ये निज़ाम कभी बेहतर होना है या नहीं होना, बल्कि इसकी ठीक करने की कोशिश भी हो रही है कि नहीं हो रही। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। हाँ जी बिल्कुल, जो आलमी मयार है वो तो उसके मुताबिक कराची बहुत दूर दूर तक या कहीं दूर तक भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि 21 फायर स्टेशंस हैं। और अगर कमोबेश 2 करोड़ की आबादी कहीं जो है हम मुआजना करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर
हर 1 लाख की आबादी पर एक मॉडल फायर स्टेशन होना चाहिए। वहाँ पर जो है वो एक गाड़ी के ऊपर जो है वो 36 अफराद का अमला होना चाहिए। इस तरह जो है वो 4 गाड़ियाँ होनी चाहिए और वहाँ पर जो है वो कुछ मिलियन गैलन का जो है वो टैंक होना चाहिए पानी का। तो इस तरह की सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं। और अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कराची को इस वक्त फिल फॉर जो ज़रूरत है वो 800 फायर स्नॉर्कल्स की ज़रूरत है, फायर स्टेशंस की ज़रूरत है, 28 से 30 हज़ार के कम बेश जो है वो फायर फाइटर्स की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी जो है वो 128 जो है जो गाड़ियाँ मौजूद हैं उसके ही जो है वो ड्राइवर्स जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि कुछ रिटायर हो गए, कुछ का इंतकाल हुआ और नई भर्तियां ना होने के बाइस भी जो इस वक्त जो अबला मौजूद है उनको भी जो है काफी ज्यादा जो है वो तकनीकी सुलेमान, तो बहुत कुछ चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सुलेमान सादत खान। दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। मतलब 1 लाख लोगों पे एक मॉडल फायर स्टेशन की जरूरत है और हम तो दूर दूर हैं उससे। हंगामी कामों की जरूरत है। और हमारी हेडिंग होती है इलेक्शन की अब बात हम इलेक्शन और ये डिसीजन होती है हमारी कब हम करेंगे और कब हम नहीं करेंगे। पिछले घंटे में कोई मूड नहीं था, अब जरा कर रहे हैं। और आपको बताएं कि बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी ने कल गढ़ी खुदाबख्श में एक पुरजोश जलसा किया और इसे इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ भी कहा गया। जलसे की सबसे ख़ास बात थी पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर मैनिफेस्टो, जिसका इंतज़ार भी था। इनफैक्ट हम भी जिक्र कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि अब तो 1 महीना कुछ रह गया है तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपना मैनिफेस्टो तवक्को की जा रही थी कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए ठोस मनसूबाबंदी सामने आएगी। लेट्स सी, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। रिवायती इंतखाबी वादे दोहराए गए जो 50 साल पहले बिलावल के नाना का भी ख्वाब था और तो और लाखों मुफ्त मकानात बनाने का ऐलान तो आपको पता है ना, कुछ और लोगों ने भी किया था और फिर उनका क्या हशर हुआ। लेट्स सी, मगर वो जो होता है ना एक सिस्टमैटिक तरीके से बताना कि हम मुल्क की मईशत को किस तरह से बेहतर करेंगे, क्योंकि आवाम अब समझदार हो गए हैं। अगर ये कोई मंतक दे कि भाई अवामी जलसा था, आवाम को जो नारे भाते हैं वही दिए जाते हैं, आई गेस everybody has a smartphone in hand, everybody is on TikTok and now people understand. I mean at least that is the expectation. लेकिन खैर पहले मंशूर की जरा बात कर लेते हैं और सुन लेते हैं कि बिलावल का क्या कहना था। अगर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो तकरीबन 10 ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहता हूं। 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि हम आपके तनख्वाह में हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके, ताकि वो ये महंगाई का मुकाबला कर सके। दूसरा काम जो अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे ताकि गरीब तरीन लोगों को सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिया जाए। तीसरा, तालीम सबके लिए। चौथा, सेहत सबके लिए। 30 लाख घर हम अपने गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए बनाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को में इजाफा करेंगे। वसीलाए रोजगार, वसीलाए हक, वसीलाए सेहत, वसीले तालीम, उन तमाम मनसूबों पे भी हम अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे। मैं हरी कार्ड बनाऊंगा, मैं किसान कार्ड दूंगा और इस कार्ड के तहत उनको हम डायरेक्ट सब्सिडी पहुंचाएंगे, उनके जेब में पैसे दिलवाएंगे अपने किसानों को। जो घरों में काम करते हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, उन तमाम मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम सपोर्ट पहुंचाएंगे। अपने नौजवानों से वादा किया है, हम यूथ कार्ड के थ्रू आपको मदद देंगे। तमाम डिविजन्स में इंशाल्लाह अपने नौजवानों के लिए हम यूथ सेंटर्स बनाएंगे। और आखिर सबसे इनकलाबी प्रोग्राम हमारा भूख मिटाओ प्रोग्राम होगा। आपने एक बार फिर हमें जितवाना है, मुझे मेजॉरिटी चाहिए। आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है, सेंचुरी क्रॉस करके। दैट वाज अ बिग स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जी मुझे मेजॉरिटी चाहिए, यानी अपने आप को बतौर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर बिलावल ने पेश किया। अच्छा, एट द सेम टाइम और बहुत अच्छी बात है वसीला रोज़गार प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दुनिया इसकी तायीद करती है, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट आर वी डूइंग टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी जो कि ऑलरेडी बहुत
गरीब हैं? मतलब हम कहाँ से पैसे ला ला कर बांटते रहेंगे? बांट रहे हैं, बहुत अच्छी पहले बात तो है। ये सवाल है, ये सारे जो वादे हैं 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने कहा है, सोलर, उसके बाद एजुकेशन की बात की है, हेल्थ की बात की है कि NICVD SIUT की तरह सारा कुछ और कैसे लाएंगे, होगा? फिर 3 मिलियन हाउसिंग, अपनी ज़मीन अपना घर, उनका ये कहना था। ये पैसे किधर से आ रहे हैं? मतलब हम सूबाई हुकूमत कहाँ से कमा रही है, जो कि इनका ये कहना है कि हम आगे लगाएंगे। दूसरा, इतनी गुर्बत में तो आपको कोई हुनर सिखाना चाहिए, कोई स्किल बेस्ड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, ना कि आप मुफ्त में हर सारी चीज़ों के वादे देना। तो खैर बहुत दूर की बात है, वो वादे करें। तो पहली क्रिटिसिज्म तो आई एम सॉरी टू से, क्योंकि सभी जानते हैं कि मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है, मईशत ICU के गेट पर खड़ी है। जब खजाने में पैसे ही नहीं हैं तो वो लोगों को मुफ्त में कहाँ से देंगे, क्या देंगे? ज़राए आमदन पैदा किए बगैर पैसे का आना सोचना खुद फरेबी के सिवा लिटरली कुछ नहीं है। हम किस तरह से लोगों को हुनरमंद बना सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या वैल्यू एडिशन होगी, कौन सी नई इंडस्ट्री लगेगी, कैसे बिजली से घर नहीं चलते ये, और मुल्क तो बिल्कुल ही नहीं चलते। तो लिहाजा ये समझ नहीं आई। और ये बातें मुझे लगता है शायद जरदारी साहब समझते हैं, या फिर उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं ये बात करूंगा और आप ये बात करेंगे। उन्होंने वादे पूरे होने का यकीन तो दिलाया, लेकिन साथ में ये भी रियलिटी चेक किया कि थोड़ा हौसला करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली अपनी जिंदगी गुजार दें इंतजार में। नहीं, लेट्स सी, पता नहीं, सुने क्या कह रहे हैं। हमें हमारे वर्कर जो हैं वो पकड़ते हैं और कहते हैं कि ये करो वो करो, और हमने उनसे कस्में खाई होती है, वायदे किए होते हैं, और आज तक दुनिया आपको ये नहीं कह सकती कि आपके लीडर आसिफ जरदारी ने किसी से ज़बान की और फिर वो फिर गया। हमने कभी ये धंधा नहीं किया। इंशाल्लाह जितने भी वायदे आपके साथ बिलावल ने किए हैं वो हम सब पूरे करेंगे। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप सब्र भी थोड़ा करें, थोड़ा लिहाज भी करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे। MLN अभी तक आवाम से राय, अभी तक टिल मशवरे ले रहे हैं डेट, आई गेस इट्स टू लेट। नहीं, अच्छी आइडिया बात है बुरा मशवरे नहीं ले है, लेना, लेकिन वी आर एट द क्रंच राइट नाउ। तो इस वक्त आप मशवरे मतलब ले रहे अभी हैं। तो आपको मशवरे लेके खत्म करके उस पे वर्किंग करके बता देना चाहिए था। अभी मशवरों का सिलसिला जारी है। ऐसा इकबाल साहब क्या कहना है, सुने जरा। हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए पोर्टल आज लॉन्च किया है। इस पोर्टल के ज़रिए हर पाकिस्तानी मर्द, खातून, नौजवान, प्रोफेशनल जिसके पास आइडियाज़ हैं, जो मसाइल को हल करने के लिए अपने जहन में तजावीज़ रखता है, उसके लिए मौका है कि वो इस एक्सरसाइज में शरीक हो सके। ख़ास तौर पे इकॉनमी जो है उसमें हमारी ज़्यादा फोकस इस पे होगा कि हम किस तरीके से अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, किस तरीके से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें और किस तरीके से रेमिटेंसेस बढ़ाएं। अच्छा जी, ये तो सब कुछ आपने सुन लिया है। एक पार्टी का मंशूर आ गया, लेकिन उसमें भी बहुत सवालात हैं, बाकियों ने तो अभी तक किया ही नहीं है। मेमल सरफराज ने हमें मेमल, ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो एक बात, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें, सैलरीज जी उन्होंने कहा बिलावल ने कि डबल कर देंगे, यूनिट्स की बात होगी, बिजली भी मुफ्त हो जाएगी, ये सारी बातें हो तो रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये इतना डूएबल नहीं है। इट इज़ मोर लाइक एन इमोशनल प्ली। ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसमें कोई ठोस चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही दैट माइट वर्क आउट। जी देखिए हुमा और अब्दुल्ला, आप लोगों ने एक तो ये भी बात की कि सूबे किस तरीके से जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। आपने वर्ल्ड बैंक की बात भी की, तो वर्ल्ड बैंक ने चंद महीने पहले भी ये बात कही थी कि एक्चुअली जो बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि हमारी रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो इस खित्ते में बहुत कम है। और उसके अलावा जो है हम जो एग्जिस्टिंग टैक्स देते हैं, लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके ऊपर टैक्स रेट हमारा बड़ा हाई है। और मसला इसके अंदर ये है कि जो सूबे हैं वो सूबे टैक्स कलेक्शन नहीं करते, और ख़ास तौर पे जो दो उन्होंने एरियाज बताए थे जो सबसे ज़्यादा अनटैक्स्ड वेल्थ है वो है रियल एस्टेट, यानी कि जो ये प्रॉपर्टी वगैरह होती है, और एग्रीकल्चर।
अब एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप देखिए तो ये जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, आप उनके टैक्सेस उठा के देख लें कि वो कितना देते हैं। मैं छोटे फार्मर्स की बात नहीं करी जिन पे ऑलरेडी बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन मैं बड़े लैंडलॉर्ड्स की बात कर रही हूँ। और मसला इसका ये वजह है कि कोई भी जमात ये करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये बिग लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो बैठे होते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग कर रहे होते हैं, जो लेजिस्लेशन कर रहे होते हैं, वो हैं। अब आप प्रॉपर्टी टैक्स को देख लें कि हमारे जो हमसाया मालिक हैं इंडिया में ही अगर आप देख लें, उनके छोटे शहर भी यहाँ के सूबों से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो आप ना रियल एस्टेट के ऊपर लगाते हैं, ना आप एग्रीकल्चर पे लगाते हैं, और ये प्रोविंसेस ने करना है। देखिए 18वीं तरमीम ने सूबाई खुदमुख्तारी दी थी, और सूबाई खुदमुख्तारी का मतलब ये है कि उसके अंदर आप अपना रेवेन्यू भी आपको जनरेट करना होता है, यानी कि आपने डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्रॉपर करनी है, आपने मजीद एम्पावर करना है उनको। तो जब रेवेन्यू कलेक्शन सूबे नहीं करते तो फिर जो है सेंटर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ भी पड़ता है। अच्छा, उसी तरह आप देख लें कि जो रिटेल सेक्टर यानी रिटेलर्स के ऊपर हमारे यहाँ कितना टैक्स लगता है, और अगर जब लगाने की बात की जाए तो फिर ट्वीट्स आ जाती हैं कि मिफ्ता लुक इनटू दिस या इस तरह की चीजें। और प्रॉपर्टी पे तो चले बहुत बात होती है, उस पर कुछ ना कुछ किया भी जाता है। एग्रीकल्चर की तरफ तो कोई आता नहीं है, मतलब उसको तो हम ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते ना बड़े लैंडलॉर्ड के शाहाना लाइफस्टाइल्स। मोहम्मद आप जी ये बताइएगा, अवामी जलसा था, अवाम से ऐसी बातें की जाती हैं, अवाम अट्रैक्ट भी होते हैं, बट आपको लगता है कि अवाम अब का नौजवान टिकटॉकर है, आपका नौजवान स्मार्टफोन लिए घूम रहा है, आपका नौजवान समझता है, वो इन बातों से राग़िब हो जाए कि हाँ जी हम ये बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं, या उसको भी कोई ठोस लाहे अमल चाहिए सियासी जमातों की तरफ से कि भाई करना तो चाह रहे हो, करोगे कैसे? अब्दुल्ला देखिए, ये बातें जो है ना, इसी वजह से बहुत एक बड़ी वजह है कि हमारे जो लोग हैं वो एक फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, वो जो हमारी सियासी क्लास है, हमारी पॉलिटिकल एलीट है, रूलिंग एलीट है, उनसे नाराज़ भी हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब ये स्टूडेंट्स जो हैं ये पढ़ लिख कर, जब यंग तबका जो है, और हमारे आपको पता है यूथ की पॉपुलेशन तो किस तरीके से बढ़ रही है, और उसके बावजूद जो है जब वो पढ़ लिख कर आते हैं तो मार्केट में नौकरियाँ नहीं। और फिर आप इन्फ्लेशन का हाल देख लें, यानी कि इतनी महंगाई है, बिजली के आप बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, गैस आ रही हो ना आ रही हो, बिजली आ रही हो ना आ रही हो, लेकिन बिल जो है वो बहुत ज़्यादा है। और फूड इन्फ्लेशन आप देखिए इतनी ज़्यादा है, तो लोगों के लिए तो ये इस महंगाई में गुजारा करना इतना मुश्किल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो यंग वोटर है वो इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वो फील करता है, एक रिजेंटमेंट भी, एक फ्रस्ट्रेशन, इसीलिए महमल, इसीलिए कमिंग बैक टू गड़ी खुदा बख्श में कल जब बिलावल ये सारा अपना मंशूर पेश कर रहे थे, हमारा ये सवाल है हु इज़ गोइंग टू बाय इट एंड व्हाई। अगर वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी हम एजुकेशन फ्री फॉर ऑल, इतने घर, ये वो, कहीं उन्होंने स्किल बेस्ड वर्क की बात नहीं की, कहीं उन्होंने हुनर देने की बात नहीं की, खुद मुख्तारी की बात नहीं की ताकि आप अपना खुद बना सके। ये सारी फ्रीबीज काइंड ऑफ, आई एम सॉरी टू से, बट ये साउंड कर रहा था हाउसिंग की जी, किसी रिफॉर्म की बात नहीं थी, कोई रिफॉर्म की बात नहीं थी, हर चीज मुफ्त थी। इट्स एक कहानी ऑलमोस्ट लग रही थी। आई वांट टू नो, जब हम अपनी यूथ की बात करते हैं और हमारी मैक्सिमम, आप देख ही लें कि इतना बड़ा हुजम है हमारी यूथ का, व्हाई आर वी स्टिल बाइंग इनटू दिस व्हेन वी नो कि पिछले भी अगर पास्ट भी देख लें तो ये कभी भी ये चीज़ें होती नहीं हैं, ये सिर्फ ये लफ्जी चीज़ें होती हैं। इट्स एन इमोशनल थिंग दैट यू से एक जलसे में। देखिए, मैंने इसीलिए बात की कि ये बातें तो हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन क्या उसको इम्प्लीमेंट करती हैं कि नहीं, क्या उन्होंने कोई राय अमल उसका बनाया होता है कि नहीं। जब तक मैंने, इसीलिए मैं टैक्सेशन की बात जो है वो बहुत अहम है, वो हमें ये समझना चाहिए कि जब तक हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना हमारी मईशत आगे बढ़ सकती है। फिर ये हम IMF की बार बार बात करते हैं, IMF भी आपको यही कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी आपको यही चीज़ें कह रहा है कि आप स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें ताकि आपकी रेवेन्यू जनरेशन हो। अगर रेवेन्यू जनरेशन होगी तो फिर ये चीज़ें ये कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए एजुकेशन जो है वो वैसे भी स्टेट को बिल्कुल देनी चाहिए, अगर हेल्थ केयर है कर भी सकते हैं, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, दुनिया में जाना माना मॉडल है, दुनिया से अप्रिशिएट भी करती है। लेकिन आपको क्या लगता है इन 2023 जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि ये अलिफ लैलवी जो दास्तानें हैं, ये आपको याद है PTI के बानी भी एक ज़माने में सुनाया करते थे, एंड इट वर्कड फॉर हिम, इट डिड वर्क फॉर हिम। सो ये जो
अवामी नारे होते हैं, आपको लगता है कि आज के दौर में भी उसी तरह काम और करेंगे? महमल, आप जो कह रही है ना, जो ये पहले करते वर्केबल थे। है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क होना होता। अगर हुआ होता तो ये चीजें वर्केबल नहीं, होती। आपको वो भी याद है ना कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटियां बना जी, जी, देंगे, वो तो खैर- लोगों ने उसको उस पे एतबार किया। सो लोग आज भी इन बातों पे एतबार करेंगे? तो लोगों पे भी सवाल है, क्वेश्चन मार्क। नहीं देखिए, लोग तो जाहिर बात है, अगर जो वोटर होता है वो देखता है कि मेरे लिए कौन ज़्यादा काम करेगा, वो अपने हलके में उसी को वोट देते हैं जो उन्हें लगता है कि कोई काम कर सकता है। या जाहिर बात है अगर उनका कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ टिल्ट हो तो वो एक और चीज़ है। लेकिन जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि PMLN ने तो अभी काम शुरू किया, यानी कि वो इनपुट मांग रहे हैं अपने मंशूर के लिए। आप देखिए कि 40 दिन रह गए इलेक्शंस के अंदर, तो आप ये किस किस्म की चीज़ें करें? ये तो आपके पास पिछले 5 साल थे, आपके पास इतना टाइम था, आपने क्यों नहीं मंशूर जो है वो पहले बनाकर पहले अनवेल करते? और इस तरह की चीजें, देखिए बातें तो हम हमेशा ही सुनते हैं, लेकिन मैं ये बताऊं कि इस वक्त जो 2024 है, क्योंकि हम जिस एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत है, सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है, लेकिन हमारी मईशत एक बहुत बड़ा मसला है। और हम बार बार ये बात करते हैं कि जी डिफॉल्ट के दहाने पे हैं, डिफॉल्ट के दहाने पर हैं। तो इस दफा तो इकोनॉमिक एक कंसेंसस मईशत के ऊपर बनानी पड़ेगी और एक्चुअली ये सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। ये रिटेलर्स हों, ये बेशक आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, बेशक आपका रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं, आप एग्रीकल्चरल टैक्स लगाएं बड़े जिम्मेदारों पे। और आप अगर अपने ही वेस्टेड इंटरेस्ट, ये सारी हमारी जी महमल, ये सब कुछ तो है, लेकिन सवाल हमारा। थैंक यू महमल सरफराज फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, वैसे PMLN में तो कल एक और चार्जशीट साबिक जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके, थैंक यू महमल फॉर बीइंग विद अस, उनके खिलाफ भी आ गई कि मोहम्मद जुबैर साहब जो कि सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उन्होंने बैठ के कहा कि हम लोग बिल्कुल फाइनल कर चुके थे ये जो बड़े बड़े सफ़ेद हाथी हैं ना, PIA स्टील मिल, इसको प्राइवेटाइज करना, ये इसहाकदार साहब ने लास्ट मिनट रुकवा दिया। अब अच्छा चलो, विद द सेम टोकन इस पे तो मेरा ख्याल है इसहाकदार साहब को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि उसके बाद जितना नुकसान इन इदारों ने मुल्की मईशत का डब्बा गुल किया है, बिठाया है और हमें इनके लिए पैसे भरने पड़े हैं, इसका कोई डार साहब के पास जवाब है कि जवाब नहीं? किसी के पास क्या हो सकता है? बिलावल साहब को कल जब हम सुन रहे थे अपना ये मैनिफेस्टो, ये गड़ी खुदा बख्श एक तो वहाँ कर रहे थे लोग, ऑब्वियसली उनके अपने लोग हैं, वो तो हर बात पे जय जय कर ही रहे थे। 15 साल से पीपल्स पार्टी का राज है सिंध पे। एजुकेशन उन्होंने कहा फ्री फॉर ऑल कर देंगे। एजुकेशन का हाल अगर आप सिंध में देखें तो बाकी सूबों के रीजन में तो हम जाए ही ना, पाकिस्तान वैसे ही डजंट स्टैंड मच, लेकिन आप अपने ही बीच में कंपैरिजन कर लें तो बाकी सारे सूबों से बहुत कम है। जहां मुफ्त एजुकेशन की बात हो रही हो, वहाँ ऑलरेडी 15 सालों में बहुत हमें गेन्स कर लेने चाहिए थे, बिकॉज एक ही पार्टी रूल कर रही है ना, उन्हीं की पॉलिसीज होती हैं, चलती चली जाती, बट नो। And the quality of education और वो जो चीटिंग का माशाल्लाह एक आलमी मयार एजुकेशन तो मैंने वैसे एक एग्जांपल दी है सिंध में कायम किया हमने, जो हम चीटिंग करते हैं एग्जामिनेशन बिल्कुल। अच्छा, वो आप एक नेक्स्ट लेवल मामला है। एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हेल्थ इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। मतलब जितनी ट्रेजिक कहानियां हमें इंटीरियर सिंध से मिलती है ना, जो हेल्थ के हालात हैं, वैसे मुझे लगता है दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। हेल्थ दीज टू सेक्टर्स आर सफरिंग एंड सॉरी हेल्थ सेक्टर में सिंध हुकूमत ने काम किया है। अब SIUT, NICVD, 2-4 कराची के अलावा भी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंटीरियर में भी हैं, बट यस हेल्थ इज वन सेक्टर विच हैज डन वेल, बट उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, बट एजुकेशन का कोई हाल नहीं है। अच्छा, बात यह है कि कंपैरिजन सामने होते हैं, ठीक है, आपकी भी बात मान ली। इस वक्त पंजाब की जो केयर टेकर हुकूमत भी हेल्थ में काम कर रही है ना, उससे सिंध की जो मौजूदा हुकूमत जो 15 साल से है वो उतना नहीं कर सके। आपस में थोड़ा सा कंपटीशन कर लें, हम तो कहते हैं सारे सूबे मिल के कि कौन ज़्यादा जो है वो बेहतरी ला सकता है अपने लोगों के लिए, एंड देन इट वुड वर्क। पता नहीं किस तरह ये इस बार मुझे लगता है कि हर दफ़ा एक नया चीफ मिनिस्टर भी होना चाहिए, you know, because a new person would have new challenges, fresh उसके इरादे होंगे, उसको अपने आप को प्रूव करना होगा। एक बंदा जो लगातार चीफ मिनिस्टर कहीं बने चला जा रहा है, उसको तो ये पता है कि मैंने तो रहना है, मेरी पहली परफॉर्मेंस थी, मेरी अगली भी। आई गेस इट इज एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड कम अप विद अ न्यू चीफ मिनिस्टर एवरी टाइम अगर वो सूबे में रीगेन करते हैं पावर, एंड पीपल्स पार्टी शुड आल्सो थिंक अबाउट इट। इट इज हाई टाइम, इट इज वी आर नॉट कंपेयरिंग कि भाई मुराद अली शाह साहब ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया। आई गेस
you know, there should be a new person every time. मेयर भी तो लेके आए हैं, उसके बाद क्या तब्दीली होगी मेयर आने के बाद? कहने का मतलब ये है छोड़ दें, इंटीरियर्स में नहीं जाते। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, आप शहर ले लें, कराची और लाहौर ले लें, और ज़रा एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क ले लें। हम हेल्थ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, रोड स्ट्रक्चर आप देख लें। मतलब अगर हम गिनवाने बैठे ना कि यहाँ कितने मसले हैं, तो फिर हमारा पूरा शो तो आराम से इसी में ख़त्म हो जाएगा। देयर आर टू मेनी मैं कहता हूँ जो हुकूमतों ने काम करना है वो तो काम करना है। कराची का तो DHA भी ऐसा लगता है सगा नहीं है। मतलब सीरियसली मतलब हमने अपनी नज़रों के सामने ये सारी चीज़ें ख़राब होते हुए देखी हैं। तो जितने 9-10 साल तो हमें भी हो गए हैं इधर, तो वी आर सीइंग एक कंसिस्टेंट डिटीरियोरेशन। हमें ऊपर जाना चाहिए, हम इस तरह जा रहे हैं। तो फिर उस तनाज़र में जब ये वादे हम सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि दे रियली नीड टू डू देयर होमवर्क, देयर ग्राउंड वर्क बिफोर ये सारे इमोशनल वादे किए जाए। अच्छा, आप PMLN को क्या सजेशन देंगी, बिकॉज दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सजेशन? ऑलमोस्ट सारे ही है, मतलब एवरीथिंग नीड्स टू बी डन। महबल जो एक चीज़ टैक्सेशन की कह गई है ना, वो एग्रीकल्चर ख़ास तौर पे रियल एस्टेट, मतलब रोबस्ट तरीके से इनको टैक्स होना चाहिए। अच्छा जी, अभी ज़रा मौसम की बात करेंगे, अपने मौसम की नहीं। हम ज़रा बताना आपको ये चाहते हैं कि मक्का मुकरमा में शदीद बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं। मक्का रीजन और हदूद और शुमालिया में गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल पर स्कूल बंद किए गए, ऑल्दो ऑनलाइन क्लासेस होती रहीं। ये मनासिर आप देखिए, स्टनिंग भी लग रहे हैं। कुछ साल पहले तक, समझे कि 10-20 साल पहले तक ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि इन रीजन्स में इस तरह तूफानी बारिशें होंगी। और अब आप देखें ज़रा हाउ द वेदर पैटर्न, विच इज़ अलार्मिंग ऑल्सो बाय द वे, व्हिच इज़ नॉट नेचुरल। दिस इज़ ये तो मैन मेड हरकतों की वजह से ये वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। और आई एम सॉरी, जब मैं ऐसी चीज़ें देती हूँ ना, मुझे वापस याद आ जाता है कि पाकिस्तान जो है एक क्लाइमेटिक वॉर है इधर। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे ही हो रहा है और कंसिस्टेंटली बढ़ता चला जाएगा अगले कुछ सालों में। जूं साल बढ़ेंगे, वी नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल। बाय द वे, ये बिलावल के पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में एनवायरनमेंट की इन्होंने कोई बात नहीं की। अब PMLN को करना है, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर और गिरदोनवा में स्मॉग का किस तरह से खात्मा करना है, इसकी कोई प्रैक्टिकल तरकीब अगर ना दें तो फिर आप अपना फैसला करें, क्योंकि इट इज़ हाई टाइम। दुनिया से रिपोर्टर्स आ रहे हैं हमारी आलूदा तरीन शहरों को कवर करने के लिए, और जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग सांस लेते हैं, वो कहते हैं हम 3 घंटे यहाँ सांस नहीं ले सकते, हम पूरे के पूरे शहर को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। सो एनी पॉलिटिकल पार्टी हु लाहौर शुड वोट शुड हैव अ प्लान कि उसने माहौल को कैसे बेहतर करना है। मुझे बहुत ही बैकलैश मिलेगा इस बात पे, लेकिन उसमें भी पंजाब में देखें तो फसलें जला रहे हैं, बहुत बुरी बात है, और दैट हैज़ एडेड टू द स्मॉग सिचुएशन। यहाँ क्यों इतनी स्मॉग है? कराची को क्या हुआ है? मतलब इधर क्या हो रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है, और स्मॉग भी ऐसी चीज़ है जो हम कंसिस्टेंटली पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। कराची डिड नॉट हैव अ स्मॉग प्रॉब्लम दैट इट हैज़ नाउ। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स का मसला, स्मॉग तो एज सच नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स का मसला है यहाँ पे। तो एयर क्वालिटी किस चीज़ों से बनती है? मतलब फॉग, स्मॉग, यही है ना, इन्हीं मौसमों में होती है, तो कुछ ना कुछ तो सेम है। मैदानी इलाके खासतौर पर वस्ती पंजाब में धुंध का राज है। लाहौर समेत शहरी इलाकों में स्मॉग और धुंध ने डेरे जमा रखे हैं। फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम हो गया। हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज पर मुख्तलिफ मकामात पर ज़ाहिर है इनको बंद करना पड़ा। धुंध और स्मॉग की वजह से ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 2 रोज़ में से पंजाब में 12 से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसात की नज़र हुए हैं, आज अंजाम बहक हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। तर्जुमान मोटरवे ने अपील की है कि लोग मोटरवेज पर सफ़र करते हुए फॉग लाइट्स ऑन करें। सड़कों पर फिसलन की वजह से गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। शहरियों को चाहिए कि वो स्पीड के मामले में मोहतात रहें। सफरी औकात जो हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि जो रहते हैं उन सारों को बड़ी अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए अब तक। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग तो सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही आप ट्रैवल करें, बल्कि शाम 6 भी मुझे लगता है कि तब भी स्मॉगी सिचुएशन हो चुकी होती है। लेकिन बेहतर यही है कि मौजूदा धुंध और स्मॉग के माहौल में गैर ज़रूरी सफ़र करें ही ना। मतलब अगर गुरेज कर सकते हैं तो प्लीज़ डू दैट। लेकिन साथ साथ ये माशाल्लाह हमने शादियों का भी तो यही सीज़न बनाया होता है, लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि क्या हालात हैं आज ख़ास तौर पे फॉग के हवाले से, मौसम के हवाले से इन लाहौर। जवाद मलिक।
जी, लाहौर और गिरदोनवा में हम देखते हैं कि मैदानी इलाकों में इस वक्त धुंध का सिलसिला जारी है और सारे शाम ही धुंध पड़ना शुरू हो जाती है, जिसके बाद लोगों को काफ़ी दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज भी हम देखते हैं कि मोटरवे बंद कर दी गई है और फिर ये खुलेगी अब 10-11 बजे के बाद। और लाहौर में भी जो इसके बाद धुंध की वजह से जो आमदोरफ्त है उस हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इंतबाह किया है कि आप कम इस्तेमाल करें या फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें। और स्मोक की बात करते चलें तो स्मोक का एयर इंडेक्स क्वालिटी इस वक्त 276 के करीब मौजूद है, जो कि दुनिया में इस वक्त लाहौर आलूदा शहर के पहले नंबर पर है। ये स्मोक का सिलसिला आप देखते हैं कि काफ़ी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ज़रीर दावे किए थे कि स्मोक पर काबू पाने के लिए हम सफाई का इंतजाम बेहतर करेंगे, जो बाकियात जलाई जाती हैं उनको काबू किया जाएगा, जो फैक्ट्रियाँ, इसके अलावा ट्रैफिक का जो धुआं होता है जो आलूदा करता है माहौल को, उस पर काबू पाया जाएगा। लेकिन अमली तौर पर हमें इस हवाले से कोई इक़दाम दिखाई नहीं दे रहे। तो स्मोक की वजह से हम देख रहे हैं कि बच्चों, ख़वातीन, बूढ़ों में जो बीमारियाँ हैं खासतौर पर गले, खांसी और आंखों की, वो बढ़ती जा रही हैं। टीबी माहिरीन ने लोगों को मशवरा दिया है कि आप स्मोक के इन दिनों में खासतौर पर मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, एक तो ये फॉग लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, सफ़र में इन औकात में करने से जो बताए गए हैं गुरेज करें, और प्लीज़ मास्क भी पहने, प्लीज़ मास्क पहने लाहौर में, बिकॉज अभी आपको नहीं अंदाज़ा हो रहा कि आप लोग किस फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। लाहौर में लिटरली रहना एक डेथ सेंटेंस है। हाँ, it is, and I know so many people who are moving their families out. एटलीस्ट इन महीनों में तो वो निकाल रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि रिसेंटली एक कौन सी BBC की एक पूरी टीम जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लाहौर आई हुई थी और जस्ट टू लुक एट द एनवायरनमेंट और कि स्मोक की क्या सिचुएशन है। 3 दिनों में ही उनको चेस्ट पेन्स होना स्टार्ट हो गई, घंटों में, चंद और घंटों में। उनका ये एक क्वेश्चन मार्क था कि यहाँ अवाम, लाखों की अवाम किस तरह सरवाइव कर रही है। ये तो खैर पाकिस्तानियों का एक कमाल है कि कितनी चैलेंजेस में हम लोग सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप सोचें कि मतलब इतना ज़बरदस्त खूबसूरत शहर एंड विद द सेम टोकन आप इसको टाइटल दें वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। ओह एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये ताज तो आप ट्रैजिक पहनाई दें। जो हम मंशूर की बात कर रहे थे ना, तो अब लाहौर में उन्हीं लोगों को वोट दीजिएगा लाहौर वाले जिनके पास एक सॉलिड प्लान हो कि उन्होंने इस शहर को काबिले रिहाइश कैसे बनाना है, क्योंकि आपको नहीं अंदाजा, यू विल स्टार्ट सीइंग द इफेक्ट्स अ फ्यू इयर्स डाउन द लेन, जब खुदा न खास्ता लंग्स खत्म हो जाएंगे। बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज आल्सो अ फ्यू इयर्स इन द मेकिंग, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। अब अगर अभी ऐसा हो रहा है तो सोच ही लें कि आगे क्या होगा। तो लिहाजा ये भी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने अभी तक अपना मंशूर नहीं पेश किया, उसमें सरे फहरिस्त अगर आप पंजाब में हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो ये डाल दें। अच्छा, इन हालात में, स्मॉगी हालात में किस तरह ड्राइविंग के लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज ड्राइव तो ऑब्वियसली लोग करेंगे ही करेंगे। तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मोटरवे पुलिस के शहबाज आलम साहब। जी, उनसे बात कर लेते हैं। शहबाज आलम साहब, बड़ी हादसे हो रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं धुंध के मौसम में, हाईवेज हों, मोटरवेज या शहरों के अंदर भी ट्रैफिक हादसा जो है वो बस बढ़ ही रहे हैं, तो नज़र कुछ नहीं आ रहा। ये तो सब देख ही रहे हैं, फिर हादसा की बुनियादी वजह क्या बन रही है, लोग फिर भी क्यों घरों से बाहर निकल रहे हैं और करना क्या चाहिए? धुंध के मौसम में जो सबसे पहले जो हमारे लिए जो सबसे बड़ा इशू होता है वो विजिबिलिटी का होता है, जो मेन एक्सीडेंट का बाइस बनता है। जब आपकी रोड के ऊपर विजिबिलिटी अप टू द मार्क ना हो, विजिबिलिटी लेस हो, लाइक 50 to 100 मीटर्स, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब ये डेंस हो जाती है, फॉग लाइक 10 से 20 मीटर तक आ जाती है, तो उसमें तो बिल्कुल गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं रहता है। तो मेन रीजंस विजिबिलिटी ना होना है, और जो इन एडिशन टू दैट रीज़न और भी कुछ रीजंस है, लाइक जब आप मोटरवेज के ऊपर जा रहे हैं और अचानक फोग से आप कन्फ्रंट करते हैं, तो सबसे पहले ये है कि आपने अपने हवास पे काबू रखना है। आपने कुछ ऐसे मैयर्स हैं जो आपने ड्यूरिंग फोग ट्रैवलिंग आपने अडॉप्ट करेंगे, तो आप सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। उसमें कुछ लाइक उसमें अपने डिफोगर का यूजेज है, डिस्ट्रैक्शन से आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, सेफ डिस्टेंस नेक्स्ट व्हीकल से, स्पीड लिमिट को मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आपको जितने भी रोड के ऊपर गाइडलाइन के लिए जो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं रोड के ऊपर, वो आपको उन चीज़ों से आपको गाइडेंस मिलती है। आपको आइडिया होता है कि रोड
किस साइड पे जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों को आप उस पर अमल करें जब आप फोक के साथ कन्फ्रंट करते हैं। अल्लाह माफ़ करे कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है फोक के दौरान मोटरवे के ऊपर, तो दूसरी गाड़ियों के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बन जाता है जो इनकमिंग व्हीकल्स होती हैं। तो बहुत सारी रीज़न हैं जिनकी वजह से हम गाड़ियों की एंट्रेंस बंद कर देते हैं। हर तरह की HTV है, LTV है और PSV है, तमाम किस्म की ट्रैफिक को हम रोक देते हैं। सो डैट इसकी रीज़न ये है कि जब धुंध में आपको कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप एक एरिया ही ऐसा है जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप वहाँ पे कैसे गाड़ी चला सकते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा शहबाज साहब, बेहतर तो यही है कि इस मौसम में लोग सफ़र ना करें, लेकिन ज़ाहिर है सफ़र भी मजबूरी होती है। ऐसे में मोटरवेज़ बंद होने से लोग खार भी होते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि सड़कों से मुताल्लिक पूरे सीज़न का प्रोग्राम पहले तय हो या बंदिश से पहले लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए? कुछ हो सकता है ऐसे मुश्किल काम है? जी, ये बहुत अहम सवाल है आपका और बहुत सारे लोगों को इस पर कंसर्न्स भी हैं कि इस देर एनी अदर वे कि हम ट्रैवलिंग कर सकें धुंध में भी, अगर कोई अनअवॉइडेबल इशू है। तो मैं आपके चैनल के तौर से बताना चाहूँगा कि हमारी हाईवेज़ 24 आवर्स खुली होती है, यानी कि उन पर किसी किस्म का ब्लॉकेज नहीं होता या उस पर उनको हम बंद नहीं करते। उसके ऊपर हम ये है कि वो एक कॉन्टीजेंसी प्लान हमने डेवलप की है, एमरजेंसी बेसिस के ऊपर हम उस ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, उसकी विजिबिलिटी को इंश्योर करते हैं और प्रॉपर फोग लाइट्स लगी हो, प्रॉपर वो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल हो, आउट ऑफ डायमेंशन जिसका ओवरलोडिंग की है किसी गाड़ी ने तो उसको हम पाउंड कर देते हैं, या एक ऐसी कोई व्हीकल जो पोटेंशली एक्सीडेंट का बाइस बन सकती है या उसकी प्रोबेबिलिटी है किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने की, उनको भी हम हाईवे से आउट करवा देते हैं या कहीं पे सेफ एरियाज में पार्क करवा देते हैं। ये तो हो गया हाईवेज़ के ऊपर इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। और जो मोटरवेज़ के ऊपर ट्रैवलिंग करने वाले हैं तो उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि मोटरवे पुलिस की हमसफ़र ऐप गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जितनी भी हमारी अपडेट्स होती हैं फोक के हवाले से वो उसमें अपडेट होती रहती हैं। प्लस सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी टाइमली हम इसको डिसमिनेट करते हैं। ये अच्छा आपने एक रिमाइंडर बताया हमसफ़र ऐप का, तो हम यहाँ लोगों को यही कहेंगे जो मोटरवे पे ख़ास तौर पे ट्रैवल कर रहे हैं वो ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि जिस तरह के आपने वादा अभी किया है कि इसमें बिल्कुल करंट अपडेटेड आप लोग रखते हैं। फाइनली एक और चीज़ बता दें कि एक तजवीज़ ये भी सामने आई है कि बजाय सड़कें मुकम्मल बंद करने के गाड़ियों को काफ़िलों की सूरत में चलाया जाए, स्पीड लिमिट ऑब्वियसली कम कर दी जाए, फॉग लाइट्स वालों को सड़क इस्तेमाल करने की इजाज़त हो, एंड इफ़ दे डोंट हैव फॉग लाइट्स तो फिर ना इजाज़त हो। तो ऐसी भी चीज़ें कुछ कंसिडर की जा रही हैं? धुंध की वजह से जो इश्यूज होते हैं वो वाकई एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जब जहाँ पे विजिबिलिटी ज़ीरो होगी यानी डेंस फोग होगी, यानी आपको गाड़ी के बोनेट से आगे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, हम कॉनवाइज उन गाड़ियों के लिए बनवाते हैं जो पाइप लाइन में होती हैं, यानी जो मोटरवेज बंद होने के बाद मोटरवेज के ऊपर ट्रैवलिंग कर रही होती हैं गाड़ियाँ, उनको हम कॉनवाई की सूरत में जो है करीबी इंटरचेंज से आउट करवाते हैं, सो डैट के कहीं उनमें आपस में एक्सीडेंट ना हो जाए उन गाड़ियों की वजह से। तो कॉनवाइज में भी बड़े इश्यूज होते हैं कॉनवाइज की फॉर्मेशन के लिए, उसकी भी एक सर्टेन SOP है कि अगर वो कंडीशंस होंगी तो हम कॉनवाइज में गाड़ियों को एग्जिट करवाएंगे। अदरवाइज जब डेंस फोग ज़ीरो विजिबिलिटी होगी तो मेरा नहीं ख्याल है कि गाड़ी कोई भी जितना मर्जी माहिर ड्राइवर हो वो गाड़ी को सेफली चला सके। ये बड़ा मुश्किल होता है जब आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही हो। नॉर्मली जो आजकल मोटरवेज बंद हो रही हैं वो रात 10-11 बजे से लेके 12 बजे से लेके सुबह 8 से 9 बजे तक, ये पीरियड है फोग का। 9-9:30 बजे जब सूरज निकलते हैं तो उससे जो उसका इफेक्ट है फोग का वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, और उसके बाद फिर हम अलाउ कर देते हैं जब आपकी विजिबिलिटी 50 to 100 आपकी पहुंच जाती है, उसमें फिर आपकी ये है कि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। थैंक यू SP शहबाज आलम, हमारे साथ है कुछ सजेशंस आपके लिए। वैसे तो अब मेरा ख्याल है कि लोग प्रो हो चुके हैं जितने अरसे से, 55 से सब लोग धुंध में मेरा ख्याल है गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलाते हैं।
थोड़ी बहुत ही धुंध होती थी, अभी तो ये स्मॉग है। देखिए फॉग और स्मॉग में बड़ा फर्क है वैसे। फॉग के थ्रू आप फिर भी निकल आते थे, स्मॉग इज थिक। हमसफर ऐप जरूर डाउनलोड कर लें अगर तो आप ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवेज वगैरह पे। अच्छा, मुझे लगा ये भी कोई रिश्तों की है। हमसफर, वैसे कुछ कम अप विद अनदर नेम हमसफर। ये देखिए, ये है ना। बट एनीवे ये भाई उन्होंने खुद कहा है, यही है। इनको भी इनसे मिलिए। अच्छा बताएं आपको कि पंजाब पुलिस जो है ना वो थोड़ी सी ज़रा अपने आप को पैट ऑन द बैक इसलिए दे रही है और खुश भी है बिकॉज पिछले कुछ महीनों में एटलीस्ट इनका जो नंबर्स हैं संगीन जराइम के उनमें वाज़े कमी आई है। सो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। इसी पे हम बात करते हैं, हमारे साथी अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, जो हालिया आदादोशुमार जारी किए गए हैं, पुलिस हुक्काम ये दावा कर रहे हैं कि भाई पंजाब और ख़ासतौर पर लाहौर में जराइम में काफ़ी कमी हुई है। सो क्या ऐसा किया है पुलिस ने, किस बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है? वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस। जब किसी के साथ कोई वारदात होती है, चाहे वो कत्ल की वारदात हो, डकैती हो, स्नैचिंग हो, चोरी हो, स्ट्रीट क्राइम हो, तो सबसे पहले जो है वो मुतासरा जो लोग होते हैं, मुतासरा शहरी जो होते हैं, वो 15 पर ही इतला देते हैं। और क्योंकि 6 माह से 15 पर जो कॉल्स की गई हैं वो बहुत कम हुई हैं, यानी कि अगर वो कॉल्स कम हुई हैं तो इसका मतलब यही है कि वारदातें भी कम हुई हैं। और ख़ास तौर पर जो सरबराह लाहौर पुलिस हैं बिलाल सद्दीक कमियाना और DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी, जो 9 मई को जो है वो एक हजूम की वजह से सर पर ईंट लगने की वजह से ज़ख्मी हुए थे और उनको एक आंख से नज़र आता है, बल्कि एक दूसरी आंख तो भी उनकी ठीक नहीं हुई। और ख़ास तौर पर उसके साथ SSP हैं अली रज़ा, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इसी वजह से इनको ये जो दावा है मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। 32% 6 माह में जो है 32% जो है क्राइम वो कम हुआ है। और ख़ास तौर पर जिनमें हम व्हीकल स्नैचिंग कहते हैं या व्हीकल चोरी जो है, जिनमें कार, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें शामिल हैं, उनमें 20% कमी हुई है। और डकैती चोरी जो है, जिसमें हाउस रॉबरी भी है, डकैती है, स्ट्रीट क्राइम है, उसमें 32% कमी हुई है। और इनके साथ साथ जो हमारे पास एक फिगर्स मौजूद है, उनमें अगवा और रेप के जो वाक़यात थे उनमें 17% कमी हुई है। और ख़ास तौर पर लाहौर में अब से 6 माह पहले 160 मोटरसाइकिलें रोज़ाना की बुनियाद पर चोरी होती थी, जो अब चोरी होकर जिनकी तादाद 30 से 50 रह गई है। तो क्राइम काफ़ी हद तक गिरा है। ना सिर्फ ऑपरेशन पुलिस बल्कि DA जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस, उन्होंने भी काफ़ी काम किया, क्योंकि उन्होंने जो पेंडिंग केस थे 5 लाख जो पेंडिंग केस थे जिनकी तफ्तीश नहीं हो रही थी, उन्होंने वो निपटाए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन है इमरान किश्वर और डॉक्टर अनूश हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने पूरी अपनी टीम के साथ दिन रात एक करके तमाम जो मुकदमात थे उनको यकसू किया और उनके चालान जो है वो अदालतों को भिजवाए। 5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। बड़ी अच्छी आपने डिटेल दी थी। हाउएवर वी वुड लाइक टू नो कि ऑन द ग्राउंड लोगों को भी ये डिफरेंस जो है ये फील हो रहा है कि नहीं, क्योंकि रिपोर्टें तो अच्छी आई जाती हैं। आज जियो पाकिस्तान TV पे अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। And that is it for today. We're going to see you tomorrow. Bye.